Assalamu alaikum students. Today we are going to start the past paper question for the topic moment. इसमें हम पहले शुरू क्वेश्चन देख रहे हैं. सबसे पहले पार्ट में देखें. A meter rule balances when the 50 centimeter mark is directly above a pivot. Okay. State where in the rule is center of mass is located. अच्छा, अब आप देखें इसमें सबसे पहले तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए the center of mass is basically the point at which the body can balance, and there are two type of shapes, regular and irregular shaped object. और मैंने आपको बताया था कि रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स सपोज ये जो मीटर रूल है, दिस इज सपोज टू बी अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो सेंटर होगा दैट एक्चुअली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास. ठीक है. अच्छा, और मीटर रूल का मतलब है कि इसकी लेंथ जो है 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर है. तो जब इसने कहा है कि मीटर रूल जो 50 सेंटीमीटर है वो जस्ट अबव द पिवट है, पिवट वो पॉइंट होता है जिस पे बॉडी बैलेंस होती है, या अबाउट दैट पॉइंट द बॉडी कैन रोटेट. सो 1 मीटर होने की वजह से इसका जो सेंटर बनेगा वो 50 सेंटीमीटर पे बनेगा, और रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के जो सेंटर होते हैं they are normally center of gravity or center of mass. यहाँ भी आपने सिंपल ये लिखना है, the center of gravity of meter rule is 50 सेंटीमीटर. क्योंकि एक रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज होगा. जी, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट पे. ये मैं इरेज कर रहा हूँ, 1 मिनट पे छोड़ कीजिएगा प्लीज. जी, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके figure shows an apple and a 0.40 Newton weight placed on the rule so that the rule remains balanced. अब इसमें आपको की पॉइंट कौन सा मिल गया? दिस वन, बैलेंस, remains balance at the 50 सेंटीमीटर. तो जो दो चीजें हमें मिल गई, एक तो ये बैलेंस है रूल, और मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे कि अगर बैलेंस का वर्ड हो, इक्विलिब्रियम का वर्ड हो, तो इसका मतलब है नाउ यू हैव टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या था कि क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. फिर हमने ये देखना होता है कि वेयर इज द पिवट एंड वेयर आर द फोर्सेस एक्टिंग एंड व्हाट आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द फोर्सेस. ये तीन चीजें देखनी है. सबसे पहले आप पिवट ट्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और किस डायरेक्शन में कर रही हैं, और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कितने हैं. फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करना है. तो अब ये देखिए, इसको जरा मैं नाउ सी,
कीवर्ड्स हमें ये पता लग गया कि इस पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई होगा। पिवट कहाँ पे होगा? 50 सेंटीमीटर पे। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी करा है उसने, दिस इज द पिवट। फिर इसके बाद दो फोर्सेस हमारे पास, एक ये वेट है और ये वेट कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं? डाउनवर्ड। और दूसरी तरफ एप्पल रखा हुआ है, ये भी, इसका वेट भी डाउनवर्ड होगा बिकॉज वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी फोर्स मोमेंट कौन सा प्रोड्यूस कर रही है। अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें, दिस विल ट्राई टू रोटेट द रॉड इन दिस डायरेक्शन, दिस बिकम क्लॉकवाइज मोमेंट। और उसके बाद अगर हम देखें इसको नेक्स्ट, इसका मोमेंट, ये एप्पल जो है रॉड को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, विच इज कॉल्ड एज क्लॉक सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमने दो चीजें ट्रेस कर ली, एक पिवट ट्रेस हो गया, फिर फोर्सेस हमें ये पता लग गया क्लॉकवाइज मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है। अब हमने देखे इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। देखिए ये किसकी प्लेसमेंट गिवन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेट का 45 सेंटीमीटर है और एप्पल का 25 सेंटीमीटर है फ्रॉम द पिवट, दिस डिस्टेंसेस। नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्योंकि हमें ये कीवर्ड मिला है बैलेंस। तो क्लॉकवाइज मोमेंट should be equal to एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट किसकी वजह से है? ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका 0.4 टाइम्स 45। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसकी वजह से है? इसका वेट हम W ले लेते हैं और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25, तो W इज इक्वल टू 25। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वेट को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ 0.4 टाइम्स 45 डिवाइडेड बाय 25। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहे हैं। 0.4 टाइम्स 45 divided by 25, so this becomes 0.72 and this is the in Newton, this is the weight of the meter rod. जी बेटा, इस तरह से जो है इसका वेट निकल आएगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। एक मिनट में जरा इरेज कर लूं। वेट हमारे पास आ गया है रॉड का 0.72 न्यूटन। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं? द mass of the apple. ओके, वेट था हमारे पास W is equal to mg का फार्मूला यूज कर लेते हैं हम। W हमने निकाला है 0.72 न्यूटन और मैस फाइंड करने हैं। और G की वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो ठीक है, नहीं गिवन तो फिर आप 9.81 यूज करेंगे। अच्छा, इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं 9.81 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैथ्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.72 divided by 9.81 which is equal to 0.073 kilogram. So this is the mass of the apple. जी बच्चे, अभी आपने ज्वाइन किया है, ये एक दफ़ा दोबारा सुन लें आप लोग।
अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। जी, ये आपके पास क्वेश्चन था, इसका ये पार्ट हमने किया। स्टेट वेयर द रूल इज सेंटर ऑफ द मास इज लोकेटेड। इसका मैंने बताया, इसका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। ये मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, तो रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा बेटा। अच्छा, मैथ्स भी आपके पास आ गया। अब आप पूछते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में। जी, द एप्पल इज नॉट मूव, द weight is removed from the rule and the pivot is moved to the left or until the rule balances as shown in figure। इसमें दोबारा हमें कीवर्ड मिल रहे हैं। कीवर्ड क्या आ रहे हैं कि रूल को बैलेंस किया जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर करने। और पिवट जो है, शार्प एज को हमने इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेफ्ट साइड पे ले गए। पहले वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखा था। एक्सप्लेन व्हाई द अरेंजमेंट इन फिगर बैलेंसेस। फिर वो दोबारा खुद पूछ रहा है कि ये बैलेंस हुआ है, तो क्यों बैलेंस हुआ है। तो बैलेंस कब होता है, बिकॉज द क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर हम इसको देखें, ये इसका वेट है जो हमने निकाला था 0.72 न्यूटन, वेट ऑफ द एप्पल, और weight of the rod is taken as W. So one producing clockwise moment and one produce anti-clockwise moment. तो बैलेंस के लिए हम बताएंगे clockwise moment by W or weight of the rod is equal to anti-clockwise moment। ये मैंने शॉर्ट वर्ड लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं। A stand for anti, C stand for clockwise, and moment, anti-clockwise moment by apple। जी, so this is the answer for this part। अब हम जल्दी से दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, जी, the pivot in figure 3.2 is closer to the 50 centimeter mark than to the center of mass of the apple। Compare the weight of the rod rule to the weight of the apple। ओके, देखिए डायग्राम में क्या बता रहे हैं। डायग्राम में उसने बात की है कि पिवट इज नियर टू द वेट, मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है एप्पल का, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एप्पल। हमने फार्मूला पढ़ा था, मोमेंट का फार्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर जिस चीज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा वहां पे फोर्स ज्यादा होगी, और जहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे फोर्स कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब देखें, एप्पल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका वेट जो होगा, इसको मैं W1 कह देता हूँ, ये है, और इसको हम W कह देते हैं। So as the distance of the apple is greater and the distance of weight of the rod is less, so you will write that the weight of the rod is greater than weight of apple।
तो बस आप इतना भी लिख सकते हैं या इसके डिस्टेंसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। एज द डिस्टेंस ऑफ weight of the rod is less, so it's less than the distance of the apple. जी बेटा, इसका आंसर आपके पास ही आ जाएगा। नेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट में लिख दिया है, ये फर्स्ट पार्ट में लिख दिया है, ये आंसर आपने बेसिकली यहाँ पे लिखना है। कंपेयर द वेट ऑफ द रोल टू द वेट ऑफ द एप्पल। तो इसमें आपने ये बताना है वेट ऑफ द रोल इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द एप्पल। अच्छा, ये तो थ्योरी क्वेश्चन एक था पास पेपर का जो कि मोमेंट से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, फर्दर क्लियर हो जाए। जी, ये देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। इसमें उसने क्या क्या है? स्टेट द टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, राइट? तो देखिए इक्विलिब्रियम के लिए हमने दो कंडीशंस बनी थी, पड़ी थी। क्या क्या थी? नंबर वन, resultant force should be zero. Resultant force is zero. And second condition the resultant moment is zero. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा भी और एलेबरेट कर देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए साथ साथ। रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब ये है कि डाउनवर्ड फोर्सेस should be equal to upward forces or leftward forces should be equal to rightward forces. Rightward should be equal to leftward. मतलब जितनी नीचे फोर्सेस हैं उतनी ऊपर फोर्स होने चाहिए। मीन देयर रिजल्टेंट शुड बी जीरो। और अगर लेफ्ट राइट की बात करेंगे तो उन दोनों का भी इक्वल होना चाहिए और उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद रिजल्टेंट मोमेंट का मतलब है, जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात की थी, एक क्लॉकवाइज मोमेंट should be equal to anti-clockwise movement. So their resultant would be zero. इस तरह से बच्चे आपने इसका आंसर देना है। ओके, इसको हम आगे लेके चलते हैं। जी, एक मिनट में इसको इरेज कर दूं। ये बेटा जी, इसमें अब आपसे पूछा है फिगर शोज अ लोकेटेड सॉरी लोडेड व्हील बैरो हेड इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे भी आपको कीवर्ड मिल गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? देयर वुड बी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वुड बी एप्लीकेबल। मतलब डाउनवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ये कीवर्ड से हमें पता लगता है। फिर वो कहते हैं द व्हील ऑफ द व्हील बैरो इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड एट पॉइंट सी, दिस पॉइंट सी। अब वो पूछा ये है इसमें नेक्स्ट पार्ट में देखें। जी, there are three vertical forces acting on the wheelbarrow. P is the upward force applied by the गार्डनर, मतलब ये पी फोर्स ऊपर की तरफ जाती है।
उसके बाद Q is the upward force of the ground on the wheel at point C. ये फोर्स आ गई, ये भी अपवर्ड है. W is the weight of the wheelbarrow and is its contents. Okay, weight is acting downward here. Explain why the force P is less than the force W by considering the forces P, Q and W. इसका मतलब ये है कि आप इन तीनों फोर्सेस को देखें, इनकी डायरेक्शन, और बताएं कि P जो है W से क्यों लेस है. Why it is less? अब देखें, P भी अपवर्ड है और उसके साथ Q भी अपवर्ड है, जबकि नीचे की तरफ सिर्फ एक फोर्स है. लेट्स सपोज अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं, ये 7 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है, और क्योंकि ये बैलेंस है तो इसका मतलब है वेट मस्ट बी इक्वल टू 10 न्यूटन. अब ये मैंने एक सपोज्ड वैल्यू ली है कि फर्ज करें वेट 10 है, तो एक P की वैल्यू होगी और एक 3 की वैल्यू होगी. इन दोनों के मिलाने से टोटल सम जो होगा दैट इज इक्वल टू 10. वो अब यहाँ पे 7 लिख दें, 3 लिख दें, 1 लिख दें, 9 लिख दें, बट लेस देन 10 लिखना है आप. तो P is always less than W because it is the part of a sum. P जो है वो सिंगल एक पार्ट है, फुल 10 के बराबर नहीं है. तो एटलीस्ट बेशक इसको आप 9 करें तो ये 1 होगा, क्योंकि दो फोर्सेस हमने दिखानी है. दैट इज वाई P is always less than. और इसको आप सिंपली लिख सकते हैं, इट इज द सम ऑफ द, इट इज द पार्ट ऑफ अ सम. ओके जी, फिर ये तो फर्स्ट उसने कहा था कि ये फोर्सेस की टर्म में शो करें. अब नेक्स्ट पार्ट में देखें क्या पूछा है. By considering the moment of the forces P and W about C. ठीक है, देखिए अब जरा W मैंने जो बताया था आपको, जैसे मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो यहाँ से W का जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है पिवट तक, दिस वन, वो लेस है, जबकि P का जो पिवट से डिस्टेंस है वो ज्यादा है. जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वो फोर्स फिर कम होगी. क्योंकि मैं दोबारा बताऊँ, ये मोमेंट का फार्मूला था फोर्स इनटू डिस्टेंस. जिसका डिस्टेंस कम होगा वहाँ पे फोर्स ज्यादा होगी, और जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वहाँ पे फोर्स कम होगी. तो अब W का डिस्टेंस कम है, सो दिस विल बी ग्रेटर, एंड P का डिस्टेंस ज्यादा है तो दिस विल बी लेसर. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ मोमेंट. इन टर्म ऑफ मोमेंट अब आपने बताना है वाई P इज लेस देन W. यहाँ पे आप कहें द डिस्टेंस ऑफ W is less than distance of P. So W must be greater than P. ये इसमें से आपने एक्सप्लेन करना है. अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी बेटा. इसमें बता रहे कि फिगर शोज अ किचन cupboard resting on a support and attached to a wall by a screw. अब इसमें पहले हम की वर्ड देखिए. Resting on a support. Resting of support is supposed to be the keyword. और इसका मतलब क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई हो रहा है.
जब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपके जहन में आ जाएगा तो इससे फिर आपने देखना है कि सबसे पहले फोर्सेस कौन कौन सी हैं और किस डायरेक्शन में लग रही हैं और पिवट कहाँ पे है और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कितनी हैं। ये 3 चीजें आपने देखनी होती हैं। तो अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को सॉल्व करने के लिए इसको हम देखते हैं डायग्राम में। सबसे पहले इसने ये सपोर्ट बता दिया, दिस सपोर्ट इज supposed to be the pivot, P is the pivot। फिर 2 फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है 75 न्यूटन और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, so this will try to rotate the door in clockwise direction। और दूसरी फोर्स ये लग रही है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस and this try to rotate the door in this direction, anti-clockwise movement। तो ये दोनों चीजें हमारे तीनों चीजें हमारे को पता लगी, पिवट पता लग गया, फोर्सेस पता लग गया और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और क्योंकि ये बैलेंस है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा है, एक मिनट जरा इसको मैं रेस कर दूं आपको। जी, the weight of the cupboard and contents is 75 Newton. G is the position of the center of mass of the cupboard. The clockwise and anti-clockwise moments about point P are equal। ये खुद भी उसने बता दिया। Calculate the force exerted by the screw। मतलब जो anti-clockwise moment is equal to clockwise moment। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या था आपके पास, फोर्स इनटू इट्स डिस्टेंस 0.75 एंड क्लॉकवाइज मोमेंट कितना था 75 फोर्स है और इसका डिस्टेंस है 0.24। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 75 टाइम्स 0.24 और दिस इज 0.75। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। जी बेटा 75 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.24 से और इसको डिवाइड कर देते हैं 0.75। So this is about 24 Newton is the answer for this part। जी बच्चे अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, तो मैं रेस करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 9 मार्क्स का था ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स आपको ये बने इसमें। सो नेक्स्ट इज अनदर क्वेश्चन, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपने ये दोनों क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। टुमारो वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़ बेटा।